आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे हमारी इस खास पेशकश में आज बात मोदी सरकार के 8 वर्षों में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अचीवमेंट्स की। जी हाँ, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उसकी उम्मीदों, सपनों और उसके अरमानों यानी एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी हमें ये भी पता देती है कि उस मुल्क को गवर्न कैसे किया जा रहा है, उसके अंदरूनी हालात कैसे हैं और उस मुल्क के लोगों का क्या रोल है उस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में। इसी लिहाज से देखा जाए तो पिछले 8 वर्षों के नरेंद्र मोदी रिजीम में भारत को दुनिया के प्लेटफॉर्म पे एक खास पहचान मिली है। लेकिन मौजूदा हालात में हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि पिछले 8 वर्षों में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया हमारी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के फॉरेन सेक्रेटरी और एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती, MPIDSA से रिसर्च फेलो स्मृति एस पटनायक और JNU के सेंटर ऑफ यूरोपियन स्टडीज से डॉक्टर शीतल शर्मा। आप सभी का स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले एम्बेसडर चक्रवर्ती, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। पिछले 8 साल की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं, उस पर आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सब लोगों ने समझा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रधानमंत्री बने तो कि उनको फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस नहीं है, पर उन्होंने सबको दिखा दिया है कि वो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपीरियंस चाहे ना हो, पर उन्होंने जब वो CM थे उन्होंने काफ़ी तजुर्बा उनको हुआ था। बाहर वो काफ़ी ट्रैवल करते थे और पहले भी अपने मतलब यंगर लाइफ में भी उन्होंने बहुत ट्रैवल किया है। आपको पता होगा 2014 में जब उनका जो शपथ ग्रहण सेरेमनी में उन्होंने हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं सबके लीडर्स को बुलाया था। तो वो एकदम नई बात थी। उन्होंने जो सोच के ये किया वो एक झलक मिली हमें कि उन्होंने नेबरहुड पे काफ़ी वो डालना है, उन्होंने काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस देना है। उसके बाद तो फिर हम ये जो अब लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स में हम देखें, कोविड के जो ज़माना था उसमें भी वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन का जो 90 से ज़्यादा देशों को हमने हेल्प किया, ग्रांट्स दिए, इक्विपमेंट वगैरह दिया, तो उसमें भी लोग हमारी तरफ देखने लगे। जितने भी कई जो छोटे छोटे देश हैं जिनके पास वो काबिलियत नहीं है, तो उनको हमने हेल्प किया। तो ये जो उदारता जो हमने दिखाई वो बहुत बड़ी बात है, उसका इम्प्रेशन सारी दुनिया में गया है। उसके बाद तो इकोनॉमिक रिकवरी है जो आज हो रहा है, 7% के आसपास पहुंच गया है फिर, क्योंकि बहुत ही नुकसान हुआ था हम लोगों को इकोनॉमिक उसमें। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जो टेररिज्म पे पहले हमारा जो एक पॉलिसी था कि ठीक है ये चलते रहें और हम उसको चुपचाप झेलते रहें, वो उन्होंने बदल दिया वो पैराडाइम। उन्होंने बोला टेररिज्म पे हमारा पैराडाइम अब चेंज हो जाएगा। वो जो पहले डराते थे लोग कि नहीं आप कुछ करोगे तो न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाएगा, पर उन्होंने ये भी दिखा दिया, वो भी एक नई बात है कि वो टेररिज्म पे मतलब बाहर जो टेररिज्म करेगा उस पे वो प्रहार ज़रूर करेंगे। उधर हमने चाइना के साथ भी देखा कि जो दृढ़ता से उन्होंने जो डायरेक्शंस दिए थे कि LAC में और डोकलाम में कई जगह, तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये बता दिया और ये संदेश दुनिया को चला गया। जी स्मृति जी, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट हुआ, फिर थिंक वेस्ट हुआ, काफ़ी चेंजेस आई हैं पिछले कुछ में, ना सिर्फ 8 सालों में बल्कि रिसेंटली भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इस को आप किस तरह से देखेंगी? देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ऑलमोस्ट 20 साल हो रहा है। उसमें ऐसा कोई तरक्की उतना ज़्यादा नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, मतलब अभी भी चल रही है, वो ख़त्म नहीं हुआ है।
सो सिर्फ लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि आप उस तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी है अभी समय आ गया कि हम उसके ऊपर कोई एक्शन ले, या उस जो पॉलिसी हमारा रही है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, म्यांमार से लेके थाईलैंड और बाकी दूसरे जो आसियान कंट्रीज है, तो एक्ट ईस्ट में बेसिकली हम लोग एम्फेसिस किए हमारा जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप उन लोग के साथ है, हमारा कल्चरल रिलेशनशिप सब समय रही है। अभी आप अगर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो DPA 1, 2, 3 था, उसमें DPA 4 अभी इंट्रोड्यूस किया है जो कल्चर के ऊपर ध्यान देगा, इंडियाज़ कल्चरल रिलेशनशिप। तो एक्ट ईस्ट में जैसे पहले आप देखेंगे कि पाकिस्तान का पहले ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप था वेस्ट एशिया कंट्रीज़ के साथ, वो उसको लेके OIC में सब समय भारत के खिलाफ कश्मीर के ऊपर बहुत सारा जो रेजोल्यूशन है पास किए हैं। लेकिन हम ये देखे हैं कि पिछले 8 साल में इंडिया का जो रिलेशनशिप वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ रही है, उसका बहुत एडवांस हुआ है, रिलेशनशिप बहुत क्लोज हुआ है। सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो इंडिया में टेररिज्म में इन्वॉल्व है लेकिन UAE में हाइड कर रहे हैं, तो हम लोग उनको, हमारा रिलेशनशिप उन लोग के साथ अच्छा है, इसीलिए वो एक्स्ट्राडिट हुए हैं इंडिया को। और बाकी आप पिछले 2-3 साल में देखे होंगे कश्मीर का मुद्दा जितना पाकिस्तान उठाना चाहा है OIC को यूज़ करके और मुस्लिम कंट्रीज़ को यूज़ करके, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ऐसा तो रेजोल्यूशन तो ऐसे आता रहता है, लेकिन इसलिए एक बार पाकिस्तान भी प्रपोज किया था कि ट्राइलेटरल, मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान एक ट्राइलेटरल, फिर सऊदी अरेबिया से दबाव आया तो फिर वो आगे नहीं हो पाया। और सिग्निफिकेंटली वेस्ट एशिया के साथ हमारा इकोनॉमिक रिलेशंस है, सिर्फ ट्रेड नहीं, हमारे बहुत वर्कर्स जो इंडिया से गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, जिसके वजह से हमें यहाँ पे जो भेजते हैं पैसा, रेमिटेंसेस, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में, इंडियाज़ इकोनॉमी में। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि पिछले 8 साल में डेफिनेटली हम लोग का जो रिलेशनशिप ईस्ट के साथ और वेस्ट के साथ, उसमें बहुत प्रगति हुई है। राइट, एब्सोल्युटली। डॉक्टर शीतल, जैसे स्मृति जी ने बताया, सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें रही हैं पिछले 8 साल में, बहुत से चेंजेस आए हैं। लुक ईस्ट तो था ही, एक्ट ईस्ट हुआ है, थिंक वेस्ट हुआ है। जो फॉरेन पॉलिसी है पिछले 8 साल में, उसके जो अचीवमेंट्स हैं, अगर उनको एक क्रक्स में देखा जाए तो आप उसको कैसे देखेंगी? पलक, अगर हम इन सारी फॉरेन पॉलिसी की अचीवमेंट्स को क्रक्स में देखना चाहेंगे तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से उभर कर आती है कि इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। अब ऐसा क्यों? यथार्थवाद और आदर्शवाद को दोनों को मिलाकर। अब सिर्फ बात 8 साल की देखें तो इसमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट इंडिया की इमेज पे बहुत स्ट्रांग पड़ा है। इंडिया बहुत असर्टिव हुआ है, इंडिया बहुत विजिबल हुआ है, बहुत स्ट्रांग हुआ है। एट द सेम टाइम इंडिया ने बड़े टैक्टफुली अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसीज के इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप किया है। अब इसमें मोटे मोटे हम अगर अचीवमेंट्स को गिने तो मैं किस तरीके से समझाना चाहूँगी। सबसे पहले कि ईस्ट और वेस्ट तो है ही, उसके साथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर और जो कंट्रीज़ थी उनके साथ भी हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं। और वो रिश्ते इस तरह मजबूत नहीं हुए कि एट द कॉस्ट ऑफ द अदर रिलेशनशिप, वो सारे विन विन सिचुएशन में हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अभी हम रीसेंट रशियन एंड यूक्रेन क्राइसिस के बारे में बात करें तो इनिशियली इंडिया पे बहुत दबाव था कि हम इसको कंडेम करें या हम अपनी सिचुएशन को वेस्ट के नज़रिए से देखने की कोशिश करें। शुरुआत में इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि इंडिया क्लियर कट स्टैंड क्यों नहीं ले रहा। काफ़ी सर्कल्स में ये बात उभर कर आई थी। उस टाइम इंडिया की साइलेंस या इक्विडिस्टेंस या नॉन पार्टिसिपेशन इन वोटिंग एट UNSC वगैरह काफ़ी जो थी, ये चीज़ें एक लेंस के अंडर थी। बट अब आप देखिए 3 महीने के बाद आप बिल्कुल ये क्लियर होता जा रहा है, क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है कि इंडिया के अपने इश्यूज थे जिसके कारण उन्होंने वेस्ट को अपीज नहीं किया एट द कॉस्ट ऑफ इट्स रिलेशंस विद रशिया। सो एक जो बैलेंसिंग का एक्ट रहा है जिसमें हमारे रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसको कहना चाहूँगी थ्योरी में, तो हमारे जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने आइडियलिज्म को भी सपोर्ट किया है। हाँ, कहीं पे भी इंडिया ने ऐसे बहुत क्लियरली एक स्टेटमेंट नहीं दिया है कि जो कुछ हो रहा है बहुत सही है। तो एक आप देखिए बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट है।
इसके अलावा जो हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते हैं वो निरंतर ही आप देखेंगे एक अपवर्ड ग्राफ की तरफ चले जा रहे हैं। हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, गहरे हो रहे हैं, वाइडन हो रहे हैं, डीप हो रहे हैं, इंटेंसिफाई हो रहे हैं, जो भी शब्द आप यूज़ करना चाहेंगे बहुत अच्छे हो रहे हैं। अमेरिका के बाद अगर आप यूरोप की तरफ देखते हैं तो यूरोप की कुछ बड़ी ताकतें हैं जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, यूके ब्रेग्जिट के बाद हालांकि कुछ डगमगाया है, उसके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को दोबारा से एफटीए वगैरह साइन होगा, या जिस तरीके से भी पोस्ट ब्रेग्जिट यूरोप के यूके के साथ हम डील करेंगे। बट इसके अलावा आप एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो थी वो थी यूक्रेन क्राइसिस के रहते हुए प्राइम मिनिस्टर का 3 कंट्रीज में विजिट, और उसमें एक पर्टिकुलर रीजन को कवर करना, जैसे नॉर्डिक्स रीजन को उन्होंने कंप्लीट कवर किया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन। हालांकि विजिट सिर्फ डेनमार्क का था बट बाकी प्राइम मिनिस्टर से भी मिले और वहाँ पे किस तरह की चर्चा हुई। वहाँ पे सिर्फ हमारी फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ ये नहीं रह गया कि हम स्ट्रैटेजिक बात कर रहे हैं या अपने डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, हमारी छोटी से छोटी बुनियादी चीज़ें जिसको मैं कहूँगी कि जो हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, जैसे एनर्जी के बारे में बात करते हैं या हम टेररिज्म के बारे में बात करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो भी मोदी गवर्नमेंट के मिशंस रहे हैं पिछले 7-8 साल में, स्मार्ट सिटीज़ का है, क्लीन अर्बन डेवलपमेंट, वाटर, जो भी आप देखिए सारी बातों को उसमें कवर किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो है एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है रियलिज्म और आइडियलिज्म का। और आइडियलिज्म तो इसलिए है कि वी आर अ सिविलाइजेशन जिसकी वैल्यूज़ जो है वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ पे बेस्ड है। हमारा जो रिलेशन है बाकी कंट्रीज़ के साथ नॉन एग्रेशन का है, डिस्पाइट एनी फैक्ट, जैसे आप चाइना के बिहेवियर से काफ़ी कंपेयर करते हैं क्योंकि एक राइवल पावर है हमारी साउथ एशिया में या एशिया रीजन में लगा लीजिए। तो पलक अगर इसको इस चश्मे से देखा जाए तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट इन लास्ट 8 ईयर्स। और उसको एक कॉन्टेक्स्ट में इसमें लास्ट में ऐड करना चाहूँगी कि जब आप 2014 का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो आप देखिए वर्ल्ड एक टर्मोइल की स्थिति में था। वो 2005 के इकोनॉमिक क्राइसिस से शुरू हुआ, यूएस में सब प्राइम क्राइसिस, फिर यूरो जोन क्राइसिस, उसके बाद रेफ्यूजी क्राइसिस, जो वर्ल्ड पूरे क्राइसिस में था। और उस टाइम भारत में भी काफी इंपैक्ट हो रहा था इन चीजों का, डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली रिमोटली काफी होता है। तो उस स्थिति में इसको संभालना और अपनी एक इंटरनेशनल इमेज बनाना इज अप्रिशिएबल। एब्सोल्युटली कमेंडेबल बात है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही एम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती जी, आइडियलिज्म विद रियलिज्म, दैट्स हाउ मोदी गवर्नमेंट हैज़ अप्रोच्ड। पिछले कुछ महीनों में ख़ास तौर पे जो स्थिति रही है पूरी दुनिया में, उसमें किसी एक कंट्री का साथ ना देते हुए इंडिया ने बहुत ही आइडियलिज्म मेंटेन किया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिप्लोमेसी जो है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर बनी रही है। हमारे यहाँ स्टेट हेड्स आए हैं, मोदी जी ने भी, जैसे स्मृति जी बोल रही हैं, शीतल जी बोल रही हैं, काफ़ी विजिट्स किए हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस अभी जो मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी रही है पिछले कुछ महीनों में खासकर और 8 सालों में? ऑफकोर्स देखिए, एक और बुनियादी बात है जो विदेश नीति में होती है कि हम अपने देश का हित पहले रखते हैं। उसमें ये होता है कि दूसरे लोग बहुत कुछ कहते हैं क्योंकि वो अपने हित की बात करते हैं और वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रियलिज्म है कि हम अपने देश की हित को पहले सोचेंगे, उसको आगे रखेंगे और फिर बाकी लोगों के, अब जैसे इंटरनेशनल वैल्यूज़ हैं या जो भी हैं, जो आइडियलिस्टिक फीचर्स हैं, तो वो फिर वो बाद में आएगा, वो भी रहेगा साथ साथ, पर वो बाद में आएगा। पहले हमारी जो, अब जैसे तेल का मामला ले लीजिए, हमको तेल की ज़रूरत है, 80% इंपोर्ट करते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई बाहर से दबाव आ रहा है कि आप रशिया से तेल ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि वो सस्ते में दे रहे हैं, हम क्यों ना लें? और हम ले रहे हैं और बढ़ भी रहा है तेल। तो ये जो एक पोजीशन है कि हम अपने देश के लोगों के लिए जो करना है हम वो करेंगे, चाहे आप कुछ भी कहो। तो ये एक जो रियलिज्म का जो एक क्या कहते हैं, माने जो स्टेप है या जो पोजीशन है, ये हमने बहुत दृढ़ता से मतलब इसको रखा है दुनिया के सामने। उसके बाद आप देख लें, जैसे इतनी सारी बातें हो गई, यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है, फिर भी क्वाड का जो टोक्यो समिट था, मैं क्वाड को लाना चाहता हूँ क्योंकि वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जितने भी डिफरेंसेस थे उनको हमने एक रियल पॉलिटिक सोच के साथ उसको अलग रख दिया। उन्होंने भी रखा, हमने भी रखा, और हम क्वाड में जो हमारी जो कॉन्ग्रुएंसीज हैं, जो हमारे जो हित में, जो सबके हित में जो है, जो 4 देश हैं, डेमोक्रेसीज हैं, तो हम उसको आगे बढ़ाया हम लोगों ने, क्योंकि हमारी एक कॉमन मतलब पोजीशन भी है डेमोक्रेसीज की
क्योंकि ये अथॉरिटेरियनिज्म जो है, जहाँ पे चाइना का नाम आता है और उनकी जो विस्तारवाद की जो नीति है, उसको तो रोकने के लिए या उनको एक हेजेमोनी का एक जो स्तर वो मतलब अपने अपने लिए ढूंढ रहे हैं, उसका हम विरोध करेंगे, यानी उसको हम कंस्ट्रेन करेंगे बाय द मेथड ऑफ क्वाड। पर क्वाड ये ओपनली शायद ना कहे, पर उसमें बाकी सारी चीज़ें हैं, वैक्सीन है, रेजिलिएंट चेन है, क्लाइमेट चेंज है, डिज़ास्टर, बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं उसमें। तो वो क्वाड जो है सिर्फ एंटी चाइना लोग जो कहते हैं वो नहीं है। हम तो चाहते हैं चाइना भी कोऑपरेट करे सबके साथ और शांति बनाए रखे। तो क्वाड में जो है इसीलिए बाकी इकोनॉमिक IPEF जो है, जो नया एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें बाकी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के भी लोग आए हैं, 13-14 देश हैं उसमें। तो जैसे हम RCEP से हम निकल गए थे, अमेरिका वो TPP से निकल गए थे, तो अब वो एक वापसी हो रहा है। ये रीपिवोट है जिसे हम कहते हैं, पिवोट बैक ऑन द इकोनॉमिक डोमेन। जी बिल्कुल, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपने बात यहाँ पे उठाई है। और स्मृति जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँगी, क्वाड की बात कर रहे हैं एम्बेसडर पिनाक, क्या इम्पोर्टेंस है क्वाड का इस वक्त स्ट्रेटिजिकली अगर देखा जाए? एक बड़ा नैरेटिव सेट हुआ है इंडिया को लेके वर्ल्ड स्टेज पर, तो किस तरह से आप क्वाड की इम्पोर्टेंस को देखती हैं? देखिए, क्वाड स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है, लेकिन जैसे एम्बेसडर चक्रवर्ती ने बताया, अभी अगर आप उसका कंपोनेंट देखेंगे जिसके बारे में बात हुई है, जिसके बारे में एग्रीमेंट हुई है, उसमें कोई स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट वैसे नहीं दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, इन टर्म्स ऑफ अदर वेरियस अदर कोऑपरेशन जो सारा क्वाड का पार्ट है। तो मैं ये बोलूँगी ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है, लाइक माइंडेड कंट्रीज कमिंग टुगेदर, मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर डेमोक्रेसीज, एंड उसमें एक आप स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग करें कि सब कंट्री का अपना कंपल्सन है, जैसे जापान का अपना कंपल्सन है चाइना को लेके, ऑस्ट्रेलिया का अपना रिलेशनशिप है, अमेरिका का है, हम लोगों का है। तो इसीलिए हर देश जैसे बैलेंसिंग का बात हुआ या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसको बोलिए, तो हम लोग उसमें पूरी ये नहीं बोलना चाहते हैं कि हम चाइना का अगेंस्ट में हैं। ठीक है, इंडिया चाइना का अपना प्रॉब्लम रही है और रहेगा, चाइना भी नेबर है। तो उसमें एक है कि चाइना जैसे सप्लाई चेन अभी डोमिनेट कर रहा है, सारे कंट्री का मेजर इकोनॉमिक पार्टनर चाइना ही रही है एज ए इकोनॉमिक पावर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्वाड के थ्रू में चाइना का जो डोमिनेंस रही है सप्लाई चेन में और दूसरी जगह पे वैक्सीन वो सारे, जहाँ पे इंडिया ऑफ कोर्स इज ए लीडिंग कंट्री, तो उसमें क्वाड में मैं ये बोलूँगी इट इज़ स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, इट इज़ मच मोर देन just being a part of any kind of strategy. Of course ये एक नैरेटिव जो बनी है, क्योंकि चाइना का नैरेटिव है, जब कभी क्वाड का मीटिंग होता है चाइना से 2-4 स्टेटमेंट तो ज़रूर रहती है कि ये कैसे एंटी चाइना अलायंस है, तो वो चाइना प्रोजेक्ट करना चाहता है कि क्वाड एंटी चाइना अलायंस है, और कुछ देश है जो कि आर सस्पिशियस अबाउट द अमेरिकन्स, तो उनको लगता है कि ठीक है ये शायद एंटी चाइना है। लेकिन आप क्वाड के अंदर अभी AUKUS है जो कि मच मोर स्ट्रेटेजिक, मच मोर डिफेंस इन इट्स ओरिएंटेशन। तो ये मैं बोलूँगी कि क्वाड इज़ ए काइंड ऑफ मल्टीलैटरल काइंड ऑफ एंगेजमेंट एंड वेयर ऑल द कंट्रीज आर कंसर्न अबाउट चाइना, लेकिन ऐसा क्वाड में कुछ भी नहीं है जो कि हम बोल सकते हैं चाइना के अगेंस्ट में है, क्योंकि सबको ही चाहता है कि अपना जो सप्लाई चेन रेजिलियंस वो बने रहे। तो कभी कोई एक देश सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना चाहता है तो वो जैसे डिसरप्ट ना कर सके। बिल्कुल, तो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। डॉक्टर शीतल, आप किस तरह से देखती हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अगर इम्पैक्ट की बात करें क्वाड की, तो उस एस्पेक्ट को कैसे देखेंगी आप? पलक, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जैसे आप समझ लीजिए ब्रिक है, ब्रिक्स चल रहा है एक तरफ, आप देखिए क्वाड की बात कर रहे हैं, AUKUS की बात कर रहे हैं,
एक डिफरेंट लेवल पे जो कमिंग टुगेदर ऑफ कंट्रीज होता है, या कोई भी जो ग्रुप फॉर्म होता है, या कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, नंबर वन उसको आप कभी भी एंटी टू समबडी मत देखिए, क्योंकि फिर से ये कहा जाता है कि जब आप मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, और मल्टीपोलैरिटी में भी आप रीजन्स हैं, रीजन्स आप अमेरिकन उसको देखिए कॉन्टिनेंट, इधर आप यूरोपियन देखिए, यूरोप के अपने रीजन्स हैं, इधर साउथ एशिया, एशिया, और आप जिस भी तरीके से देखें, इसमें पहले तो इनको हम एंटी नहीं देख सकते हैं किसी से भी। दूसरा, अगर आप इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें, तो एक ज़माने में जब BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू हुआ, तो आप थोड़ा सा कंपेयर करिए, देखिए पिछले 7-8 साल में क्या हुआ है। चाइना जो था वो एक चेकबुक डिप्लोमेसी के तहत कंट्रीज़ को वीव करने की कोशिश कर रहा था, इधर यूरोपियन कंट्रीज़ जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, और इधर अफ्रीका में काफ़ी वर्चस्व और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट किया। इधर पाकिस्तान में तो हम जानते ही हैं कि किस तरीके से इंडिया को पूरा का पूरा घेरने के लिए एक रोड तक बनाया गया है, और इधर हनबंतोता का आप श्रीलंका का एग्जाम्पल लीजिए, बांग्लादेश के पोर्ट्स लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो चेकबुक डिप्लोमेसी चाइना की चल रही थी उसका पर्दाफाश हो गया। मतलब ये अगर आप पर्दा भी फाश नहीं कहें तो कहिए कि वर्ल्ड का मोह भंग हुआ, और पर्टिकुलरली सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का, जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ और आ रहा है। इंडिया इस टाइम क्या कर रहा था? इंडिया इस टाइम कल्चरल डिप्लोमेसी कर रहा था। मैं कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर की बात करना चाहूँगी यहाँ पे, कि आप चाइना का जो प्रारूप है, चाइना की जो द वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद द वर्ल्ड है, वो थोड़ा सा हार्ड पावर को अपने इस्तेमाल करना, और तभी इट इज़ सीन एज अ राइवल। चाइना US का राइवल देखा जा रहा है, या अपनी मिलिट्री माइट को बढ़ा रहा है, या इंडिया की मसल आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। तो जिस तरीके से चाइना का एविडेंट बिहेवियर रहा है, उसके अगेंस्ट इंडिया का बहुत ही सॉफ्ट, कैलकुलेटेड, इंटीग्रेटिव अप्रोच चला है। तो कल्चरल डिप्लोमेसी के क्या उदाहरण है, या सॉफ्ट डिप्लोमेसी के क्या उदाहरण है? योगा हमारा इंटरनेशनल योगा डे के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ। इस बार 21 जून जो है, उसमें एक स्पेशल इनिशिएटिव भी होगा कि आप सन की मूवमेंट के हिसाब से जो हम प्राणायाम करते हैं, या जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं योगा में, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने मन की बात पे भी की। दूसरा हमारा वैक्सीन डिप्लोमेसी थी। तीसरा, अगर हम WTO की बात करें, तो किस तरह इंडिया जो है, इंडिया एक पावर बनता जा रहा है, जो कि लेस डेवलपिंग कंट्रीज का जो है एक स्पोक्स पर्सन की तरह आप समझ लीजिए। वो वहाँ पे WTO में कभी भी इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, डोमिनेंट पावर्स के उसमें आकर कोई भी ऐसा समझौता नहीं करेगा जिससे कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज को कोई नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं जो बहुत ही एक पैसिफिस्ट देखी जा सकती है, यूनिफाइंग अप्रोच देखी जा सकती है, स्ट्रैटेजिक तो उसमें शामिल ही है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की, तो हमारे रशिया के साथ, इजराइल के साथ, डिस्पाइट द फैक्ट कि देखिए हमारे अरब कंट्रीज के साथ भी अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी और US के साथ भी। तो आप देखिए पलक, हर क्षेत्र में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंटरेस्ट बेस्ड अगर हम लेके चलें, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेसबोर्ड उठकर आता है, और उसमें इंडिया के मूव काफ़ी कैलकुलेटेड और काफ़ी सही हैं। एब्सोल्युटली। एम्बेसडर चक्रवर्ती, क्वाड के अलावा ऑकस भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्ट्रेटेजिकली ऑकस को किस तरह से देखते हैं इन द करंट सिचुएशन? देखिए, ऑकस जो है वो ट्रेडिशनल ट्रीटी पार्टनर्स जो है सिक्योरिटी अलायंस में जो है, जैसे USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, ये ऑलरेडी बंधे हुए हैं अमेरिका के साथ ट्रीटी, सिक्योरिटी ट्रीटीज़ में। तो इसलिए वो उनका अलग से है, पर वो एक सिग्नल है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह रशिया में रशिया कह रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया को देना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या मैसेज जा रहा है कि ये हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मैरीटाइम डोमेन में जो सर्वेलेंस है या सिक्योरिटी है उसको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो ये भी नेचुरली चाइना देखता है कि ये हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं चाइना चाहता है यहाँ पे कोई ना हो, अमेरिका ना हो, कोई ना हो, और वो सबसे बड़ा राजा बन के एशिया में बैठ जाए, जिसको हम हेजेमॉन कहते हैं। तो पर वो होने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी देश उसको मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये जो हम कहते हैं ना कि ये जो इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर है जो चला आ रहा है, जिसमें सब भागीदार हैं, चाइना भी भागीदार है, उसमें चाइना को बहुत फ़ायदा भी हुआ है इसी ऑर्डर में, क्योंकि वो नंबर 2 आर्थिक शक्ति बन चुका है। तो इसलिए इस ऑर्डर को बदलने का जो चाइना का एक प्रयास है, वो उस पर रेजिस्टेंस जरूर होगा। और ये क्वाड, ऑकस वगैरह उसी के सिग्नल्स हैं। मलाबार एक्सरसाइज ले लीजिए, देखिए हम लोग कहते हैं क्वाड में सिक्योरिटी का अभी कोई जगह नहीं है, पर आप मलाबार एक्सरसाइज ले लें या ऑकस ले लें, ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, और वही देश हैं
जो क्वाड में है। तो इसलिए ये जिसको हम प्लग एंड प्ले कहते हैं कि इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े इनको हम एक साथ ला सकते हैं, पर वो मौका अगर आए ना आए पता नहीं, अभी आगे क्या होगा। तो ये है अभी सिचुएशन, इसमें इंडिया को नेविगेट करना है। पर एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि इंडिया किसी एक गुट के साथ नहीं रहेगा और न ही कोई ट्रीटी अलायंस करेगा। पार्टनरशिप्स जरूर होंगे मिलिट्री फील्ड में, डिफेंस में, सब जगह। यूएसए के साथ भी हैं, रशिया के साथ हमारे बहुत पुराने मतलब डिफेंस रिलेशनशिप्स हैं। तो इंडिया किसी एक को तोड़ के दूसरे के साथ चला जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम इंडिया 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी है, बहुत बड़ा देश है। ये किसी का मतलब एक कोने में नहीं जाके बैठ सकता किसी के साथ, ये बीच में रहेगा। मल्टीपोलर एक वर्ल्ड की जो बनाने का जो हमारा एक एम है, उस पे काम हम करेंगे और हम एक पोल बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस होगा ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मन की बात है